अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। वो मेरी मेज़ की दूसरी जानिब रखी कुर्सी खींचकर उस पर पराए जमान हो गया। मुझे पता चला है कि तुम साबिक इंचार्ज के अकीदतमंदों में शामिल थे। जी मलिक साहब, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। फैज़ साहब एक अजीम हस्ती थे, जो भी इनसे एक बार मिलता इनका गिरविदा हो जाता था। वो तो आपके भी दोस्त थे, मुझसे ज़्यादा आप उनके बारे में जानते हैं। हाँ ये तो है, मैंने सरसरी अंदाज में कहा और पूछा, मैंने सुना है कि तुम इनके लिए खाना वगैरह बनाया करते थे और अक्सर अपने घर से भी इनके लिए खाना लाया करते थे। आपने बिल्कुल ठीक सुना है जनाब, वो तायदी अंदाज में बोला। फैज़ साहब की खिदमत करके मुझे दिली खुशी होती थी। मेरी बीवी बड़ा अच्छा खुश जायका खाना बनाती है। अगर आपका हुक्म होगा तो मैं आसिया से कहकर आपके लिए भी खाना बनवा दिया करूँगा। मैं कभी तुम्हारी बीवी के हाथ का जायका ज़रूर चखूँगा नवाज़िश अली, मैंने सरसरी अंदाज में कहा और इस्तफसार किया। अपनी मौत से पहली रात इंचार्ज साहब ने तुम्हारे ही घर का खाना खाया था ना? हाँ मुझे अच्छी तरह याद है, वो सर को असबाती जुम्बिश देते हुए बोला। इस रोज़ फैज़ साहब की फरमाइश पर मैंने आसिया से इनकी पसंदीदा डिश तैयार कराई थी। पसंदीदा डिश? मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। ऐसी कौन सी डिश थी जिसे इंचार्ज साहब शौक से खाया करते थे? भुजिया, कांस्टेबल ने बताया। आजकल गंदलों और मूली का मौसम है। फैज़ साहब को सरसों, पालक, मूली और पत्तों वाले शलजम की भुजिया बहुत पसंद थी। वो मौसम सरमा में 2-3 बार उसकी फरमाइश ज़रूर किया करते थे, और वो भी मक्खन चुपड़ी मकई की रोटी के साथ। आपने वो गाना तो सुना होगा कि गंदला दा साग ते मक्खन मकई। कांस्टेबल इतना बताकर खामोश हुआ तो मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, इस गाने के मुखड़े की अगली लाइन भी तो सुनाओ। कांस्टेबल ने अगला मिसरा सुना दिया। मतलब ये कि मैं अपने दोस्त के लिए पका कर लाई हूँ। मैंने सुना है कि फैज़ साहब को तुमने किसी गहरे दोस्त के मानिंद अपने दिल से लगाकर रखा हुआ था। मैंने कहा, तो क्या सरसों के साग की वो डिश तुमने अपने हाथों से पकाई थी? नहीं जी, वो भुजिया तो मेरी घरवाली ने बनाई थी, वो जल्दी से वजाहत करते हुए बोला। वैसे मैं भी अक्सर फैज़ साहब के लिए इनके क्वार्टर में खाना बना दिया करता था। नवाज़िश अली, मैंने मुतदिल अंदाज में पूछा, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? 2 मलिक साहब, उसने जवाब दिया, और दोनों ही बेटे हैं। आरिफ 5 साल का और तारिक की उम्र 3 साल है। हमारी शादी को 7 साल का अरसा गुजर चुका है। इस दौरान में मैं मुसलसल नवाज़िश अली के चेहरे और आंखों में नमूदार होने वाले तासुरात का भी जायज़ा ले रहा था, और अभी तक मुझे ऐसा कोई इशारा नहीं मिला था जिससे अंदाज़ा लगाया जाए कि वो मुझसे बातचीत करके किसी किस्म की बेचैनी या घबराहट महसूस कर रहा हो। वो घबराहट जो किसी कसूरवार के अंदाज़-ओ-अतवार से झलकती है। अच्छी तरह सोचकर बताओ, मैंने उसके चेहरे पर निगाह गाड़ कर सवाल किया। 14 नवंबर की शाम तुम्हारे घर में सिर्फ साग की भुजिया ही बनी थी, या तुम्हारी बीवी ने इसके अलावा कोई और सालन भी तैयार किया था? उसने सवालिया उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखा। मैं आज से 10 रोज़ पहले की बात कर रहा हूँ, मैंने उसकी उलझन दूर करने की गर्ज से कहा, जिसकी अगली सुबह फैज़ साहब अपने क्वार्टर में मुर्दा पाए गए थे। नहीं जनाब, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। इस रोज़ हमारे घर में सरसों के साग की भुजिया और मकई की रोटियां ही बनी थीं, और हम सब ने भी रात में यही सब खाया था। मगर तुम लोगों के खाने और फैज़ साहब के खाने में बहुत फ़र्क है, मैंने मायनाखेज़ अंदाज में कहा, है ना? मैं समझा नहीं मलिक साहब, वो अजीब सी नज़र से मुझे तकने लगा। मैं समझाता हूँ तुम्हें, मैंने एक-एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। 14 नवंबर की शाम तुमने, तुम्हारी बीवी, बच्चों ने और फैज़ साहब ने बिल्कुल एक ही तरह का खाना खाया था, लेकिन अगली सुबह तुम और तुम्हारे बीवी बच्चे तो बिल्कुल ठीक ठाक बेदार हुए और फैज़ साहब की मौत वाक़ हो गई। ये सब तुम्हें कुछ अजीब सा महसूस नहीं हुआ नवाज़िश अली? नहीं मलिक साहब, वो बड़ी सादगी से बोला। ज़िंदगी और मौत का मामला तो अल्लाह पाक ने अपने हाथ में रखा हुआ है। जब तक रब की मर्ज़ी होती है इंसान सांस लेता रहता है, और जब इंसान के दिन पूरे हो जाते हैं तो फिर वो एक सांस भी मज़ीद जी नहीं सकता। मैं तुम्हारे इस फ़लसफ़े से इत्तेफ़ाक करता हूँ नवाज़िश अली, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। मौत का एक दिन और एक वक्त मुअय्यन व मुकर्रर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस मुकर्ररा वक्त पर हर इंसान की मौत एक ही तरीके से वाक़ हो। मौत की कोई न कोई वजह ज़रूर होती है, जो कि हर इंसान के लिए अलग है।
जैसा कि मैं सांस संवार करने की कद से रुका, फिर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कहा, कोई एक्सीडेंट में मारा जाता है, कोई छत से गिरकर, किसी की मौत का सबब दर्द कौलंच या तपेदिक होता है, और कोई सरसों का साग और मक्खन मकई खाकर अपने खालिक हकीकी से जा मिलता है। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। एक दिन हम सब ने अपने खालिक हकीकी के पास चले जाना है। सबकी बारियां लगी हुई हैं। हाँ, सबकी बारियां लगी हुई हैं, मैंने पुरसोच अंदाज में कहा, मगर बाज लोग जाने के बाद अपने पीछे यादों का एक खजाना छोड़ जाते हैं, जैसा कि साबिक थाना इंचार्ज फैज़ हुसैन साहब। वो भराई हुई आवाज़ में बोला, मलिक साहब, मैं फैज़ साहब के एहसानात और नेकियों को उम्र भर भुला नहीं पाऊंगा। बोलते बोलते उसकी आंखों में नमी उतर आई। वो मेरे लिए एक रूहानी पेशवा, एक बाप का दर्जा रखते थे। मेरा पेशावराना तजुर्बा ये कहता था कि अगर नवाज़िश अली भला का अदाकार नहीं था तो फिर फैज़ साहब की मौत में उसका हाथ नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक फैज़ साहब की मौत 14 नवंबर की रात 10 और 12 बजे के दरमियान वाक़ई हुई थी और मौत का सबब था जहर खानी। इस रात फैज़ साहब ने नवाज़िश अली के घर से आया हुआ खाना खाया था, जिसका एक ही मतलब था कि फैज़ साहब के क्वार्टर में पहुंचाए जाने के बाद किसी ने इस खाने में जहर मिला दिया था, क्योंकि आसिया का तैयार किया हुआ वो सरसों का साग और मकई की रोटी मुकम्मल तौर पर जहरीले होते तो फिर नवाज़िश, आसिया और इनके बच्चों आरिफ और तारिक को भी अगली सुबह जिंदा नहीं उठना चाहिए था। एक बात और, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फैज़ साहब की लाश के तिब्बी मायने से ये भी पता चला था कि मकतूल का गला भी घोंटा गया था और गला दबाने वाले शख्स के हाथ मामूल से ज़्यादा बड़े थे, जबकि नवाज़िश अली के हाथ मुझे नॉर्मल साइज़ के दिखाई दे रहे थे। मैंने फ़िलहाल इसे शक के दायरे के बाहर खड़ा कर दिया। फैज़ साहब की लाश को सबसे पहले किसने देखा था, मैंने पूछा। इस बारे में हवलदार साहब आपको बता सकते हैं, उसने जवाब दिया। मैं इस वक्त थाने में मौजूद नहीं था। जमाल शाह से तो मैं पूछ ही लूँगा, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। मुझे बताओ, फैज़ साहब की लाश की दरियाफ्त के वक्त तुम कहाँ थे? मैं इस रोज़ देर से थाने आया था, उसने बताया। जब मैं थाने पहुंचा तो हवलदार साहब ने पता लगा लिया था कि फैज़ साहब क्वार्टर में अपनी चारपाई पर मुर्दा पाए गए हैं। क्या तुम्हारा अक्सर चौधरी करमदास से मिलना होता है? मैंने अचानक अपने सवालात का ज़ाविया तब्दील करते हुए इस्तफसार किया। अक्सर तो नहीं, लेकिन हफ्ते में एक आध बार ज़रूर इनसे सामना हो जाता है, इसने बताया। बस समझ लें कि दुआ सलाम की हद तक मुलाकात। तुमने चौधरी को कैसा पाया है? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मैं तो इस थाने में नया हूँ, लेकिन मुझे पता चला है कि शाहकोट के बसनीक उसे अच्छा नहीं समझते। उनके ख्याल में बड़ा चौधरी हुक्मदार, बहुत हमदर्द और गांव वालों का ख्याल रखने वाला इंसान था, जबकि इसका बेटा करमदास सिर्फ अपने बारे में सोचता है, इसे किसी और की परवाह ही नहीं। पिछले दिनों नौशाद जट नामी एक छोटा जमींदार चौधरी की शिकायत लेकर फैज़ साहब के पास आया था। चौधरी ने नौशाद की 15 एकड़ ज़रई अराजी पर कब्जा कर रखा है। इस मामले पर फैज़ साहब और चौधरी करमदाद में खासी गर्मा गर्मी भी हुई थी और चौधरी ने फैज़ साहब को कोई खतरनाक धमकी भी दे दी थी। इस नाखुशगवार वाक़ये पर तुम्हारी क्या राय है? हवलदार जमाल शाह की ज़बानी मुझे इस वाक़ये की तफसीलात का पता चल चुका था, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि एक मामले पर हर किसी का नुक्ता नज़र भी एक जैसा हो। मैं इसीलिए कांस्टेबल नवाज़िश अली के ख़यालात से भी आगाही चाहता था। मलिक साहब, मैंने मरकर अपनी कब्र में जाना है, इसलिए मैं सच्ची बात करूंगा, वो गहरी संजीदगी से बोला। शाहकोट के लोग चौधरी साहब के बारे में क्या कहते हैं, ये इनका दीन ईमान, लेकिन उन्होंने कभी मेरे या मेरे घर वालों के साथ किसी किस्म की ज़्यादती नहीं की। वो जब भी मिलते हैं तो मेरा हाल चाल पूछते हैं और कहते हैं, अगर थानेदार तुम्हें तंग करे तो मुझे बताना, मैं इसे सीधा कर दूंगा। बाकी जहाँ तक चौधरी साहब और फैज़ साहब के दरमियान होने वाले झगड़े की बात है तो वो चंद लम्हात के लिए रुका, एक गहरी सांस खारिज की और अपनी बात को मुकम्मल करते हुए बोला, मैं फैज़ साहब का बहुत एहतराम करता हूँ। इस रोज़ चौधरी साहब ने फैज़ साहब के साथ खासी बदकलामी की थी और उन्हें इस थाने से कहीं और ट्रांसफ़र कराने की धमकी भी दी थी। मैं समझता हूँ कि इस तनाज़े की असल वजह नौशाद जट था। तो सीधे लफ्ज़ों में ये तुम कहना चाह रहे हो कि नौशाद जट हक पर नहीं था? मैंने कुरेदने वाले अंदाज में पूछा। उसने थाने आकर फैज़ साहब के सामने गलत बयानी की और फैज़ साहब उसे इंसाफ दिलाने के लिए चौधरी करमदास से भिड़ गए थे, जिसके नतीजे में वो बदमज़गी हुई थी। फैज़ साहब ने जो किया वो कानून के तकाज़ों के ऐन मुताबिक था।
और चौधरी साहब की ज्यादती और बदतमीजी को भी मैं तस्लीम कर चुका हूँ। इन्हें फैज साहब के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था। नवाजिश अली ने एक बोझल सांस खारिज करते हुए कहा। बाकी नौशाद जट का मामला खासा उलझा हुआ है। चौधरी साहब ने इसकी 15 एकड़ जमीन अपने कब्जे में ले ली है। वो ये तस्लीम करता है कि उसने बड़े चौधरी साहब से 15,000 रुपये उधार लिए थे, मगर वो इस रकम की वापसी को साबित नहीं कर सकता। ये काफ़ी नाजुक और अहम नुक्ता है। ऐन मुमकिन है कि वो रकम लौटाने के हवाले से झूठ बोल रहा हो और इस हवाले से चौधरी साहब की बात दुरुस्त हो। चलें देखते हैं कौन सच्चा और कौन झूठा है, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। अगर नौशाद जट ने बड़े चौधरी हुक्मदार से लिया हुआ कर्जा वापस कर दिया था तो वो करमदाद के खिलाफ शिकायत लेके मेरे पास ज़रूर आएगा। फिर मैं खुद ही देख लूँगा कि इसके क्या इरादे हैं। इसके बाद मैंने नवाजिश अली को रुखसत कर दिया। इसी शाम मैंने हवलदार जमाल शाह को अपने कमरे में बुलाकर इस्तफसार किया। शाह जी, फैज साहब की लाश को सबसे पहले किसने देखा था? कांस्टेबल शफीक अहमद ने जनाब, हवलदार ने जवाब दिया। फैज साहब सुबह जल्दी उठने के आदी थे। वो नाश्ता वगैरह से फारिग होकर यूनिफॉर्म पहनते और फिर कमरे में आकर बैठ जाते थे। पिछले 10 साल में मैंने एक बार भी नहीं देखा कि वो कभी सुबह 9 बजे के बाद अपने कमरे में आए हों। वो 8 बजे के बाद किसी भी वक्त तैयार होकर थाने पहुंच जाते थे। इनकी इस आदत की वजह से हम सबको भी मुस्तैद और चाको चौबंद रहना पड़ता था। लेकिन 15 नवंबर की सुबह पहली बार ऐसा हुआ कि वक्त 9 बजे से आगे बढ़ गया और फैज साहब अपनी कुर्सी पर मौजूद नहीं थे। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने एक अफसरदा सांस खारिज की, फिर बोझल आवाज़ में इजाफा करते हुए बोला, इस सूरत हाल ने मुझे तशवीश में डाल दिया। मैंने कांस्टेबल शफीक को फैज साहब के क्वार्टर की जानिब रवाना किया। 5 मिनट के बाद ही कांस्टेबल शफीक ने आकर ये दिलदोज़ खबर सुनाई कि फैज साहब अपने बिस्तर पर मुर्दा हालत में पड़े हैं। मैंने हवलदार की बात पर कोई तबसरा करने के बजाय सरसरी अंदाज में पूछा, क्या ये सच है कि फैज साहब के जल्दी थाने पहुंच जाने से तुम लोग भी खासे एक्टिव हो गए थे और इनकी आमद से पहले ही एकदम अलर्ट दिखाई देते थे? ये 100% सच्ची बात है मलिक साहब, वो ठोस अंदाज में बोला। मैं भला आपसे गलत बयानी क्यों करूँगा? मैं तुम्हें झूठा नहीं कह रहा जमाल, मैंने वजाहत करते हुए कहा। मुस्तैद और सरगर्म होना अच्छी बात है, इससे इंसान की कारकर्दगी में इजाफा होता है। मैं बेशुमार थानों में इंचार्ज रह चुका हूँ। ये ठीक है कि अपने सीनियर को मौजूद पाकर अमले के लोग भी मुतहरिक नज़र आने लगते हैं, लेकिन 100% ऐसा कहीं भी नहीं होता। जब तुमने मुझे ये बताया तो मुझे अच्छा लगा, मगर यकीन नहीं आया, इसीलिए तस्दीक कर ली, बस इतनी सी बात है। फिर तो ठीक है, वो शख्स सदा नज़र से मुझे देखते हुए बोला। हवलदार की आंखें बाज़ ज़बानें खामोशी मुझसे कह रही थीं, मलिक साहब, ये बस इतनी सी बात नहीं है, आप राय के पीछे पहाड़ को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने हवलदार की आंखों के मायना खैज इस्तफसारात को नज़रअंदाज करते हुए कहा, शाहजी, क्या कुछ अंदाज़ा है कि तुमने कांस्टेबल शफीक को कितने बजे फैज साहब के क्वार्टर की तरफ भेजा था? अंदाज़ा क्या जनाब, मुझे अच्छी तरह याद है, इस वक्त सुबह के 9:30 बजे थे, हवलदार ने पुरवसूख अंदाज में जवाब दिया। और शफीक 5 मिनट के बाद ही वापस आ गया था। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। हाँ हाँ, मुझे याद है, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। वैसे ये सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई है कि अगर मैं भी फैज़ हुसैन की तरह सुबह जल्दी थाने में आकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाया करूँगा तो तुम लोग एकदम मुस्तैद और हशाश बशाश नज़र आया करोगे। क्यों नहीं मलिक साहब, फैज़ साहब ने इस हवाले से हमारी अच्छी खासी ट्रेनिंग कर रखी है, उसने कहा। फिर हिचकिचाहट आमेज़ लहजे में बोला, अगर आप नाराज़ ना हो तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर इस सवाल के अंदर खफा होने वाली कोई बात हुई तो मैं तुमसे ज़रूर नाराज़ हूँगा, मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा। लेकिन अगर इस बात से किसी की इस्लाह का कोई मुस्बित पहलू निकलता है तो मैं अपनी खफगी को भूलकर न सिर्फ तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा बल्कि इस मामले में हर मुमकिन तुमसे ताउन भी करूंगा। मैंने पिछले 2 दिन में आपके एक एक अंदाज और एक एक बात का बगौर जायज़ा लिया है, वो सपाट आवाज़ में बोला, और एक ही नतीजे पर पहुंचा हूँ। बात मुकम्मल करने के बाद वो टटोलने वाली नज़र से मुझे तकने लगा। मैंने मुतदिल अंदाज में पूछ लिया, कौन सा नतीजा शाह जी? मुझे शक हो रहा है कि आप यहाँ फैज़ साहब की मौत की हकीकत जानने आए हैं, उसने सरसराती हुई आवाज़ में कहा। जमाल शाह, ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो कि पुलिस की तफ्तीश की गाड़ी शक के पेट्रोल से चलती है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, और यही शक
حقیقت تک پہنچا دیتا ہے۔ باقی جہاں تک میری یہاں آمد کا تعلق ہے تو میں چند لمحے کے لیے رکا، پھر دوبارہ گویا ہوا۔ یہاں مجھے ہیڈ کوارٹر والوں نے بھیجا ہے تاکہ میں اس تھانے کا چارج سنبھال کر فیض صاحب کی جگہ کام شروع کر دوں۔ یہ تو ہو گیا آفیشیل معاملہ، اور ان آفیشیل یہ ہے کہ میں فطری طور پر کچھ زیادہ ہی پولیس والا ہوں، یعنی مجھ میں شک کا مادہ کچھ زیادہ ہی ہے، اسی لیے میں دوسرے پولیس والوں کی بنسبت زیادہ حقائق تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں۔ اب تمہارے سوال کا جواب یہ ہے کہ فیض صاحب کی موت مجھے بالکل ہضم نہیں ہوئی۔ میں اپنے فطری تجسس سے مجبور ہو کر اس معاملے کی تہہ میں اترنا چاہتا ہوں۔ جب انسان خدائی کی ٹھان لے تو اس کے ہاتھ کچھ نہ کچھ ضرور لگ جاتا ہے، تیل اور سونا نہ سہی، دوسری دھاتیں اور پانی لازمی نکل آتا ہے۔ تم اس سلسلے میں کیا کہتے ہو؟ میں نے انتہائی محفوظ اور گول مول جواب دے کر بال کو اس کی کوٹ میں پھینک دیا تھا۔ وہ تھوڑا سا آگے جھکا، پھر گہری سنجیدگی سے بولا، ملک صاحب، سچ پوچھے تو میں بھی فیض صاحب کی موت سے مطمئن نہیں ہوں۔ وہ رات کو اچھے خاصے سوئے ہوئے تھے اور صبح کوارٹر میں ان کی لاش پائی گئی۔ اب وہ میرے گراؤنڈ میں آ کر کھیل رہا تھا۔ میں نے رازدارانہ لہجے میں سوال کیا، تو تمہارے خیال میں فیض صاحب کی موت عین فطری اور طبعی نہیں تھی؟ میں نے اسی سلسلے میں اپنے عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے ملک صاحب، وہ زور دے کر بولا۔ میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم فیض صاحب کا پوسٹ مارٹم ضرور ہونا چاہیے تھا۔ یہ تو تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ پوسٹ مارٹم سے واضح ہو جاتا کہ وہ طبعی موت کا شکار ہوئے ہیں یا ان کی موت کا ذمہ دار کوئی اور شخص ہے۔ خاص کر چودھری کرم داد اور فیض حسین کے درمیان ہونے والا جھگڑا بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔ چودھری کرم داد نے دھمکی دینے والے انداز میں فیض صاحب سے کہا تھا کہ 2 دن میں تمہیں میری طاقت کا اندازہ ہو جائے گا، اور اس دھمکی کے ٹھیک 2 روز بعد فیض صاحب اپنے بستر پر مردہ پائے گئے۔ اس کو ایک اتفاق سمجھ کر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا جمال شاہ۔ کم از کم میں تو اتنا سست الوجود پولیس والا نہیں ہوں۔ اس سچویشن میں میرا دماغ کسی بھی صورت مطمئن نہیں ہو سکتا۔ مطمئن تو میں بھی نہیں ہوں ملک صاحب، وہ اثبات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ چودھری کرم داد کی دھمکی سے میں یہی سمجھا تھا کہ وہ اپنے تعلقات کو بروئے کار لا کر فیض صاحب کا تبادلہ کسی اور تھانے میں کرا دے گا، لیکن یہاں تو کچھ اور ہی ہو گیا۔ فیض صاحب کی لاش ان کے گھر والوں تک پہنچا دی گئی، اور چونکہ اوپر سے اس سلسلے میں کوئی احکامات نہیں آئے تھے، اس لیے تھانہ بھی چپ ہو کر بیٹھ گیا۔ بات کے اختتام پر حوالدار نے مایوسی بھرے انداز میں گردن ہلائی تو میں نے معنی خیز انداز میں کہا، جمال شاہ، میں تھانے دار ہوں ذرا وکری ٹائپ کا، اس لیے میرے دماغ بھی عام تھانے داروں سے ذرا مختلف انداز میں سوچتا ہے، کیا سمجھے؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا، اور میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس نے متذبذب لہجے میں کہا، سرکار آپ ہی سمجھا دیں، مجھے جن معاملات کا شک نہیں بلکہ یقین ہوتا ہے، میں ان ایشوز کے لیے بالائی احکامات کا انتظار نہیں کرتا۔ میں نے انکشاف انگیز لہجے میں کہا، مجھے جو ٹھیک لگتا ہے کر گزرتا ہوں، سود و ضیاع کی پرواہ کیے بغیر، اور اللہ کے فضل سے مجھے کبھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑا۔ آپ کے ساتھ کام کر کے بہت مزہ آئے گا ملک صاحب، وہ جوشیلے انداز میں بولا۔ فیض صاحب اگرچہ بہت دبنگ تھانے دار تھے، مگر اتنے آگے جا کر وہ رسک لینے کے عادی نہیں تھے۔ انسان کی پوری زندگی ایک رسک ہے شاہ جی، میں نے توانا لہجے میں کہا، نو رسک نو سکسیس، کامیابی ہمیشہ خطرات مول لینے والوں کے حصے ہی میں آتی ہے۔ میں آپ کے خیالات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں ملک صاحب، وہ عقیدت مندانہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ کے ساتھ رہ کر بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور میں اسے اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں۔ تو پھر سیکھنے اور سکھانے کا عمل شروع کیا جائے؟ میں نے حوالدار کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ کیوں نہیں، ضرور جناب، وہ فرمانبرداری سے بولا۔ ہم اپنے کام کا آغاز اسی مقام سے کریں گے جہاں فیض صاحب نے چھوڑا تھا۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، زندگی نے فیض صاحب سے وفا نہیں کی، اب ہم ان کے مشن کو پایۂ تکمیل تک پہنچائیں گے، اور ہمارا پرائم ٹارگٹ ہوگا چودھری کرم داد۔ سمجھ گیا ملک صاحب، حوالدار معنی خیز انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں کل ہی نوشاد جٹ سے ملاقات کرتا ہوں، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ بالکل ٹھیک جا رہے ہو شاہ جی، یہ آپ کی شاگردی میں آنے کا اثر ہے، وہ ترکے بترکی بولا۔ اب مسکرانے کی باری میری تھی، اور میں اپنی فتح پر مسکرا رہا تھا۔
हेडक्वार्टर की हिदायत की पासदारी करते हुए मैंने हवलदार जमाल शाह को हकीकत से आगाह किए बगैर इंतहाई राजदारी से अपने साथ काम करने के लिए तैयार कर लिया था। हमारे बीच में तय हो गया था कि ये हमारा खुफिया मिशन होगा। थाने के दीगर अमले को ये खबर नहीं होने दी जाएगी कि हम फैज साहब के कत्ल की तफ्तीश करते फिर रहे हैं। आइंदा रोज़ हवलदार ने मुझे एक हौसला शिकन खबर दी। उसने नौशाद जट का जिक्र करते हुए बताया, मलिक साहब, इस बंदे की हवा तो निकल चुकी है। क्या मतलब? मैंने पूछा। लगता है कि चौधरी करमदाद ने डरा धमका कर उसे चुप बैठने पर मजबूर कर दिया है। उसने कहा, वो चौधरी पर मुकदमा करने को तैयार ही नहीं। और वो जो उसके हक में गवाही देने वाले थे? मैंने पूछा। जब मुद्दई ही मुंह में घुनघुनिया डालकर बैठ जाए तो फिर गवाह कौन सा पहाड़ तोड़ डालेंगे? हवलदार ने कहा। वैसे मैंने नौशाद जट की खासी हौसला अफजाई की है और उसे यकीन दिलाया कि बस वो कदम जमा कर खड़ा हो जाए, बाकी काम पुलिस का। तुम्हारी इस हिम्मत बनाने की कोई मुस्बित नताइज भी बरामद हुए या नौशाद जट का वही हाल है, जमी जुम्बत न जुम्बत गुल मोहम्मद? मैं समझता हूँ कि थोड़ा बहुत असर तो हुआ है, हवलदार ने जवाब दिया। थोड़ी कोशिश और करना पड़ेगी, तो इस कोशिश में कोई कोताही न बरतो, मैंने कहा। जब तक यहाँ का कोई मकामी बंदा चौधरी के खिलाफ उठकर खड़ा नहीं होगा, हम खुलकर कुछ नहीं कर सकेंगे। मैं समझ रहा हूँ मलिक साहब, वो सोच में डूबे हुए लहजे में बोला। मेरा जहन एक और तरफ भी जा रहा है, मैंने मायनाखेज अंदाज में कहा। उसने पूछा, किस तरफ मलिक साहब? पता नहीं क्यों मगर मुझे ऐसा लगता है कि इस थाने से कोई शख्स कातिल के साथ मिला हुआ है। हवलदार का रिएक्शन देखने के लिए मैंने कहा। वो उछल पड़ा। यह आप क्या कह रहे हैं मलिक साहब? मेरे जहन में जो था वो मैंने बयान कर दिया, और वो भी तुम पर भरोसा करते हुए, मैंने हवलदार की आंखों में देखते हुए कहा। वरना फैज हुसैन इतनी आसानी से मौत के मुंह में जाने वाले नहीं थे। आपने मुझ पर भरोसा किया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ मलिक साहब, वो तशक्कुराना अंदाज में बोला। लेकिन आपकी दूसरी बात मेरे दिमाग में उतर नहीं रही। हमारे थाने के अमले में भला फैज साहब का कौन दुश्मन हो सकता है? कम से कम मैं तो इस अंदाज में सोचने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो किसी और के बारे में सोचने की कोशिश करो, मैंने उसे अपने ट्रैक पर आते देखकर गहरी संजीदगी से कहा। कोई तो ऐसा होगा। मेरा दिल कहता है कि फैज साहब को एक गहरी और घिनौनी साजिश के तहत मौत के घाट उतारा गया है। अगर इनका पोस्टमार्टम करा लिया जाता तो दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाता। मैं आपकी इस बात से तो मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ कि पोस्टमार्टम से फैज साहब की मौत की हकीकत खुलकर सामने आ सकती थी, वो गंभीर लहजे में बोला। मगर इन 4 कांस्टेबल में से कौन कातिल के साथ मिला हुआ था, इसका फैसला करना बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि मैं इनमें से किसी को भी ऐसा नहीं समझता। इन 3-4 रोज़ में मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया था कि थाने के अमले में से किसी को अपने साथ मिलाए बगैर मुझे अपने मकसद में आसानी से कामयाबी हासिल नहीं हो सकेगी, और इन 5 अफराद में हवलदार जमाल शाह मुझे ज़्यादा मौजूद दिखाई दिया था। मैं हेडक्वार्टर की हिदायत का ख्याल रखते हुए इस मिशन में कामयाबी हासिल करना चाहता था, इसीलिए मैंने हवलदार को डायरेक्ट कुछ भी नहीं कहा था, मगर निहायती सफाई से मैं इसे अपने साथ देने के लिए जहनी तौर पर आमादा कर चुका था। जमाल शाह को राज रखते हुए मुझसे भरपूर ताउन कर सकता था। आप किन गहरी सोचों में डूब गए मलिक साहब? वो मुझे खामोश देखकर पूछने लगा। मैं दानिस्ता चुप था और हवलदार के बोलने का इंतज़ार कर रहा था। इसके सवाल के जवाब में मैंने मोतदिल अंदाज में कहा, मैं कड़ी से कड़ी मिलाने की तगोदो में लगा हुआ हूँ शाहजी। मैं समझा नहीं मलिक साहब, वो उलझन ज़दा अंदाज में बोला। आप थोड़ी वजाहत कर देंगे तो नवाजिश होगी। भाई, तुम तो इन 4 कांस्टेबल्स में से किसी को फैज साहब का दुश्मन और कातिल का साथी नहीं समझते, इसलिए मैं इन चारों में से किसी एक की कड़ी को कातिल की कड़ी से मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने हवलदार के इस्तफसार के जवाब में कहा। और इस सिलसिले में मुझे कुछ इशारे मिले हैं। कैसे इशारे मलिक साहब? मैंने ऐसे पुरस्कार अंदाज में बात मुकम्मल की थी कि वो बेहद बेचैनी से पूछ बैठा। मुझे भी तो कुछ बताएं ना। क्यों नहीं, ज़रूर, मैंने अपनायत भरे लहजे में कहा। इस प्रोजेक्ट में हम दोनों एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो चुके हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा शाहजी। वो हमतन गोश हो गया। मैंने इसे अपने मंसूबे से आगाह करते हुए कहना शुरू किया। हमने फैज साहब की मौत के हवाले से
चौधरी करमदाद को अपने निशाने पर रख लिया है और हम इस सिलसिले में कुछ गलत भी नहीं हैं, क्योंकि चौधरी की खतरनाक धमकी को किसी भी कीमत पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। चौधरी ने 2 दिन में अपनी ताकत के मुजाहरे की बात की तो ठीक 2 रोज़ के बाद ही फैज़ साहब अपने बिस्तर पर मुर्दा पाए गए। मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा? मैंने बात अधूरी छोड़कर सवालिया नज़र से इसकी तरफ देखा तो वो जल्दी से बोला, नहीं मलिक साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बात जारी रखें, मेरा जहन भी कुछ इसी अंदाज में सोचता है। चौधरी करमदाद मौजा शाहकोट का बेताज बादशाह है, मैंने अपने बयान को आगे बढ़ाते हुए कहा, लिहाजा वो फैज़ साहब को अपने रास्ते से हटाने के लिए इस थाने के अमले में से इस शख्स का इस्तेमाल कर सकता है जो फैज़ साहब और शाहकोट के बहुत ज़्यादा करीब रहा हो। आपका नुक्ता मेरी समझ में आ गया मलिक साहब, हवलदार ने दबे दबे जोश के साथ कहा। ऐसा तो सिर्फ एक ही बंदा है जो शाहकोट और फैज़ साहब से बड़ा ताल्लुक़ रखता है।